हम सीखने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में। आखिर में आपके माइंड में ये बातें चल रही होंगी कि ये मीन, मीडियन और मोड क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको एक बातें बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास बहुत ही एक बड़ा डेटा दे रखा हो और उस डेटा का आप सेंट्रल वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हो, तो उस सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पढ़ रहे हैं मीन, मीडियन और मोड। अर्थात ये तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से हम डेटा की सेंट्रल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह के डेटा के लिए हम किस या कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ये हम आगे के लेक्चर सीरीज में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीन कैसे निकालते हैं या डेटा का मीन क्या होता है। मैं इसमें दो तरह के डेटा का मीन निकालना सिखाऊंगा। एक सिखाऊंगा मैं अनग्रुप डेटा का मीन, जिसको मैंने ऑलरेडी क्लास 9th में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मैं एक सिखाऊंगा अगर अपने पास ग्रुप डेटा दिया हो तो उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। उस ग्रुप डेटा के मीन को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 मेथड सीखेंगे, जिसमें मैं पहले मेथड को वहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, उसका नेम, उस पहले का नाम है डायरेक्ट मेथड, है ना। और अगर मैं बातें करूँ सेकेंड मेथड की तो उसका मैंने नेम मेंशन कर रखा है एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर मैं थर्ड की बातें करूँ तो थर्ड आपको दे रखा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड को ऑलरेडी सीबीएसई द्वारा डिलीट कर दिया गया है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड मेथड आप देख रहे हो, इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसको सीबीएसई द्वारा इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड उस तरह के बड़े क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना, नहीं आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं इस लेक्चर में केवल आपको यही 2 मेथड सिखाऊंगा, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड और अगले वाले का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बातें कर रहा हूँ मीन की, है ना। मैं अगर सबसे पहले बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मीन क्या होता है, तो अगर मैं बातें करूँ मीन की, है ना, और इस मीन में मैं बातें कर रहा हूँ मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा की बातें कर रहा हूँ ना, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा की मैं बातें कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपने पास कुछ डेटा है ना, डेटा है, जैसे डेटा मान लीजिए कि हम ये ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो मैंने ये ले रखा है डेटा, मैंने यहाँ पे 10 ठो नंबर लिख डाले हैं 1 से 10 तक। मैं चाहता हूँ कि इस अनग्रुप्ड डेटा का, है ना, इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, है ना। मैं अगर ऐसे लिख लूँ ऐसे 2 5 9 11 12, तो हम इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है इट इज़ द अनग्रुप्ड डेटा, और मेरा सवाल है कि इस अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालिए। तो मीन का अगर सिंपली मीनिंग जाने तो ये होता है एवरेज ऑफ द डेटा, है ना। मैं अगर उस डेटा का एक एवरेज वैल्यू निकाल दूं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, मीन। तो हम अगर सिंपली बातें करें कि मीन कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अनग्रुप्ड डेटा के अगर मीन के बारे में बात करूं तो इसका मीन होता है ना, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। मैं बोलना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ, अगर मैं इन सभी डेटा को अगर मैं सम अप करूँ, है ना, इस मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, यहाँ मिलेगा हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और अपॉन में कुल ये डेटा कितने हैं जी, तो कुल ये नंबर ऑफ डेटा 10 है। तो अगर मैं इन सब का सम निकालूं तो इसका सम आता है जी 55, है ना, इसका सम कितना आता है 55। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो डेटा का मीन है ना, इस डेटा का मीन कितना आ गया जी, ये आ गया 5.5। तो अगर मैं इस डेटा की एक एवरेज वैल्यू की बात करूं, एक सेंट्रल वैल्यू की बात करूं, तो ये आ गया अपना 5.5, है ना। तो देखो इस डेटा में लगभग 5.5 एकदम मिड में, है ना। मैं अगर बातें कर रहा हूँ 5.5 की, तो देखो 5.5 के इधर 5 नंबर है और 5.5 के इधर भी 5 नंबर है कि नहीं है। तो अगर मैंने मीन फाइंड किया इस डेटा का, तो मीन ऑफ दिस डेटा गिव्स यू एन आइडिया ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डेटा, ना, एन आइडिया ऑफ सेंट्रल वैल्यू। अरे मैं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो बातें हैं ये क्या है जी, ये अपनी एक है
सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मीन हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि हम इस डेटा का एक सेंट्रल वैल्यू जानना चाहते हैं कि इस डेटा के सेंटर में कौन सी वैल्यू होगी, तो उसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस मीन के कॉन्सेप्ट का। तो ये हो गया अपना अनग्रुप डेटा और ये हो गया अनग्रुप डेटा का मीन हो गया जी। मैं इस मीन से रिलेटेड एक बातें आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि इस 10 ठो डेटा का मीन है 5.5। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी बातें हैं कि अगर बातें ये है कि अगर मैं इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कुछ बढ़ा दूं, मान लो कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर मैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को दो बढ़ा दूं, है ना, 2 बढ़ा दूं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इसके मीन में क्या अंतर पड़ेगा। तो अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर बढ़ाते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर बढ़ाते हैं या कांस्टेंट नंबर घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो उसका न्यू मीन आता है ना, जो उसका न्यू मीन आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वो उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है या उतना उसमें ऐड हो जाता है। तो मैं बातें करना चाहता हूँ कि अगर पुराना मीन, है ना, अगर पुराना मीन उसका x पे बार था, तो अगर मान लो कि मैं इसमें 2 जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो न्यू मीन हो जाता है ऐसे, है ना, न्यू मीन हो जाता है पहले वाला मीन, है ना, और +2। या अगर मल्टीप्लाई करने की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले वाला मीन, ये बातें कर लेते हैं प्लस और माइनस की, कि अगर जोड़ने या घटाने की बातें करें, और मैं मल्टीप्लाई करने की बातें करूँ तो पहले वाला मीन इंटू 2 कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू x पे बार। और अगर डिवाइड करने की बातें करूँ तो वो पहले वाले मीन को आप 2 से क्या कर दो, डिवाइड करो। 2 मतलब ये है कि मैं इस 2 को इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना, इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में मैं 2 को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, या क्या कर रहा हूँ जी, डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना, डिक्रीज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे ये क्या हूँ, अगर मैं 5 को करूँगा तो उसके नए मीन में निकालने के लिए पुराने मीन में 5 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहा हूँ तो। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 से, तो इसका मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिमिलरली डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों को ये अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालें और मीन की एक अगर बातें करूँ इस कॉन्सेप्ट की, तो ये बातें ज़रूर समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मैं अब चल रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, है ना, कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ कि अगर मीन ऑफ ग्रुप डेटा की बातें की जाए तो हम किसी ग्रुप डेटा का मीन 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या है कि ये 3 तरीक़ों के निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैंने यहाँ पर लिख रखा है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मैंने मेथड लिख रखा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड लिख रखा है जी स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग सिचुएशन के साथ अलग अलग हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहें तो किसी भी ग्रुप डेटा का मीन डायरेक्टली मेथड से निकाल सकते हैं, बस बातें यही है कि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होने लगता है। तो जब फ्रीक्वेंसी और अपने पास क्लास मार्क के जो डेटा है उसका अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ा आने लगे, कहने का मतलब एक बिग वैल्यू आने लगे, तो उस कंडीशन में उस अपने कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ करने के लिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम इस मेथड को इस्तेमाल ना करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड को। हम चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन और भी सिंपल हो जाए, तो हम इसको भी ना इस्तेमाल करके हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। अर्थात हम अपनी एक्यूरेसी को अगर और 100% बढ़ाना चाहें तो हम अगर इस मेथड को लगाएं या इस वाले मेथड को लगाएं तो हमारा आंसर जो है 100% एक्यूरेट की तरफ बढ़ता है कि हाँ इसका जो आंसर्स आएगा वो लगभग बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी होंगी, है ना। दूसरी बात ये है कि अपना जो कैलकुलेशन होता है वो बड़ा ही इजी हो जाता है। अगर हम ये स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करें तो अपना कैलकुलेशन बड़ा ही इजी हो जाता है, जिससे हम लोग गलत होने की चांसेस बहुत कम होती है। मैं आपसे बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप डेटा दे रखा हो तो आप उस ग्रुप डेटा का मीन, ठीक है ये तो डिलीट हो चुका है, आप हमेशा एज्यूम मीन मेथड से निकालें, है ना। आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा अगर आप इससे निकालोगे कि दोनों में अंतर या दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं एक ग्रुप डेटा और उसका निकालते हैं हम लोग मीन। सो स्टूडेंट्स, बातें करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो ये है आपका न्यूमेरिकल्स, है ना। सवाल ये पूछ रखा है कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपके पास दिस इज़ द ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स एज्यूम मीन मेथड, और आपको यही मेथड सीखना भी है। तो अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट, देखो ध्यान से, आपके पास दे रखा है क्लास इंटरवल और दे रखा है प्रत्येक क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है 7, इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है 10, ऐसे ही इन सभी क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है। तो जब भी आपके पास इस तरह का टेबल दिया हो और इसका निकालना हो मीन, तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है मिड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि पहले इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लें, है ना, इस टेबल को थोड़ा सा ऐसे अगर आगे की तरफ बढ़ा लें मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको निकालना है क्या, क्लास मार्क, या उसको बोलते हैं मिड वैल्यू, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिड वैल्यू, जिसको हम लोग XI से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना, XI से। तो मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमें इस XI की वैल्यू अगर निकालनी है जी, तो ये होता है लोअर लिमिट, है ना, प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट और अपॉन में होता है 2। तो ये देखो अपने पास लोअर लिमिट कितना है, अगर हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट क्लास की तो ये हो जाएगा 0 + 10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब व्हाट 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। इसी तरीके से अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें मिलेगा 30, और 30 का आधा हो जाएगा 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 का आधा हो जाएगा 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 70, और इसका आधा कितना हो जाएगा जी 35। इन दोनों को करेंगे तो 90, और इसका आधा हो जाएगा 45। तो एक चीज़ अगर आप इसके सीक्वेंस में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इस क्लास इंटरवल के जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है जी, वो डिफरेंस 10 का है। तो अगर आपने एक क्लास मार्क निकाल लिया, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं या मिड वैल्यू भी बोलते हैं, अगर आपने पहले वाले क्लास इंटरवल के लिए मिड वैल्यू निकाल लिया, तो अगले वाले की मिड वैल्यू लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें जितने का डिफरेंस उसमें बस ऐड कर दीजिए। 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35, है ना, और 10, 45। अरे मैं बताना ये चाहता हूँ कि 5 में 10 ऐड करोगे तो 15 मिलेगा, 15 में 10 ऐड करोगे तो 25 मिलेगा, 25 में 10 करोगे तो 35 मिलेगा, और अगर 35 में 10 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 45। क्योंकि डिफरेंस इसमें 10 का है, तो हम 10 ऐड करके इस बातों को लिख रहे हैं। अगर आपने अब निकाल लिया मिड वैल्यू, है ना, ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्वेंसी है, इसको हम बोलते हैं FI, है ना, FI। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहें तो हम यहाँ निकालते हैं FI × XI निकालते जी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं जी, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा FI और × XI। तो यहाँ पे अपने पास इन सभी प्रोडक्ट का एक वैल्यू आती है ना। और अगर यहाँ से मैं बातें करूँ तो मैं इसका निकाल लेता हूँ सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, मतलब कुल कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से ये निकलता है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस इंटरवल में आने वाले कुल 7 नंबर हैं, इस इंटरवल में आने वाले कुल 10 नंबर हैं। तो कुल कितने ऑब्जर्वेशन है, हमें अगर ये निकालना हो तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो 7, 8, 15 और 15 30 और 20 50। तो कुल मिलाकर के ये होने वाला है कि कुल जो है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए, 50 हो गए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो हमें मिल जाता है इस डेटा का मीन, जो कि होता डायरेक्ट मेथड, है ना। तो डायरेक्ट मेथड आसान है, आप इजीली समझ पा रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार इस सवाल को करता हूँ डायरेक्ट मेथड से, और एक बार मैं करता हूँ इस सवाल को एज्यूम मीन मेथड से। तो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको डायरेक्ट मेथड से। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा क्या, 7 5 से 35, तो मैं लिखूँगा 35। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा हमें 150 मिलेगा जी। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 × 2 = 30, 7 37, 37, है ना। यहाँ करूँगा तो 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24, 4 × 28, 280 मिलने वाला है। यहाँ से करूँगा तो मिल जाएगा 450। अब अगर हमें निकालना हो सिग्मा FI × XI की वैल्यू, इट इज़ द FI XI और सबका सम हो गया सिग्मा FI XI। इट इज़ द FI, सबका सम हो गया सिग्मा FI। तो अगर मैं बातें करूँ इन सबके सम का, तो जोड़ लो इसको। 5 5 10 का 0, कैरी 1, 5 8 13 7 20 और 20 8 28 और 1 29, है ना।
29 कैरी 2, ये हो गया 4 2 6 और 3 9 और 1 10 और 10 2 12 हो गया जी, ये हो गया। तो ये हो गया इसका सिग्मा एफ आई कितना, ये हो गया 1290। तो अब मैं बातें करूँ मीन की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें तो लिख सकते हैं देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, तो ये है 1290 और ये वैल्यू कितनी है, ये है जी 50। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 5 2 10, फिर ये बचेगा तो 5 5 25 और 5/40। तो हमें इस डेटा का मीन कितना आ गया, हमें इस डेटा का मीन आ गया 25.8। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को अगर इस तरह का टेबल दे दे और उस टेबल को देने के बाद अगर पूछे कि आप इसका मीन फाइंड करिए, तो हमारे बच्चे पहले मिड वैल्यू निकाल करके फिर एफ आई एक्स आई निकाल करके इसको डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इस बात पे कि इसका अगर मीन एज्यूम मीन मेथड से निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, और वो इस मेथड से कितना आसान और क्या कहते हैं एक्यूरेट होगा, है ना। आंसर दोनों में सेम आएंगे, ठीक है ना, आंसर दोनों में क्या आएंगे जी, सेम आएंगे, बस गलत होने की चांसेस यहाँ पे थोड़ा कम रहेंगी और इसमें गलत होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी एक जगह मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिए या एडिशन गलत कर दिए तो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं बातें करने जा रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड द्वारा कैसे मीन को फाइंड करें। तो इसमें हमें इन सभी चीज़ों का यूज़ है, बस इस बात का यूज़ नहीं है कि हमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, हमें मिड वैल्यू तो सब में चाहिए। अगर किसी किसी में मिड वैल्यू दे दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं दिया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब मैं बातें करना जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों डी आई की। तो आखिर में डी आई क्या होता है ये बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं उस मिड वैल्यू में सबसे सेंट्रल वैल्यू को चूज़ करते हैं। कितना दिया है 1 2 3 4 5। तो इसमें जो ये थर्ड वाली वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली इसको हम मानते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यही अपना मीन है ना। ये चूँकि सेंटर में वैल्यू है तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि यही अपना मीन है। और देखो आपने अभी सॉल्व किया था तो आपके आंसर्स भी 25 के इर्द गिर्द ही आया था। तो हम सेंट्रल वैल्यू को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि वो अपना मीन है। आपके माइंड में सवाल ये होगा कि सर अगर यहाँ पे 55 दिया रहता तो फिर हम किसको ये मानते हैं। तो अगर 55 आपके पास दिया रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 डेटा छोड़ दो, बीच में कितना बचा 2 बचा। इन दोनों में जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 15 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम उसी को आप ए मान लोगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो अगर मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये वाला हो गया अपना ए, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अब स्टूडेंट्स डी आई निकालने का सिंपल सा फार्मूला है ना, डी आई निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप क्या करोगे, ये होता है एक्स आई माइनस ए। अगर आप इस प्रत्येक टर्म में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डी आई, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस 25 को माइनस करूँ 5 में से तो ये बचेगा -20। अगर यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो यहाँ बचेगा -10। और अगर 25 में से 25 को ही माइनस करूँ तो बचेगा 0। और अगर इसमें से 25 माइनस करूँ तो बचेगा 10। और अगर इसमें से करूँ तो बचेगा 20। अरे इसे लिखना बड़ा ही आसान है जी, है ना, बड़ा ही आसान है। जिसको आप एज्यूम्ड मीन मान रहे हो उसके सामने आप लिखो 0, है ना। और इसमें क्लास इंटरवल में डिफरेंस अगर 10 की है तो 0 के आगे चलो -10, -20, -30, -40 और उसके नीचे चलो 10, 20, 30, 40 ऐसे चलते रहो। जितने का डिफरेंस है वो बातें नेगेटिव में और पॉजिटिव में लिख दो, वहीं उसका डिफरेंस आता है। ये बातें आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस ही आपको मैथमेटिक्स में बेस्ट बना सकती है, यही एक सिंपल सा फार्मूला है। तो अब मैं बातें करूं कि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एफ आई इंटू डी आई की।
अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों एफ आई इंटू डी आई की। तो देखो जी, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ एफ आई डी आई, तो मैं इस एफ आई को गुणा करना चाहता हूँ डी आई में। देखो अब मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही आसान हो गया है ना। अरे भाई 7 से 2 में मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है। इट इज़ -140। 10 से 10 में करना मल्टीप्लाई बड़ा आसान है। इट इज़ -100। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा अपने आप को 0। और इस 8 से मल्टीप्लाई करें 10 में तो ये हो जाएगा 80, है ना। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 से 10 में तो ये हो जाएगा जी 200। अरे भाई ऊपर निगेटिव नंबर दिया हुआ है, नीचे पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। इन निगेटिव नंबर का सम आएगा -240, इन पॉजिटिव का सम आएगा 280। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला बड़ा है तो केवल आपको मिलेगा 40, है ना, 40 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है 40। तो आपको यहाँ पे पहुँच करके केवल यहाँ पे निकालना होता है सिग्मा एफ आई और डी आई, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड में हमें ए की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, और सिग्मा एफ आई तो आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, तो क्या होता है जी मीन, तो मीन होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अच्छा ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर जी ए की वैल्यू तो हमने 25 मान रखी है, तो मैं लिखूँगा 25। इस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है जी, तो ये है 40। और सिग्मा एफ आई कितना है, तो बोलोगे सर जी 50 है। अरे भाई अगर ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 25 प्लस 4/5। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा 0.8, 5/40, तो ये हो जाएगा 25.8। तो ये देखो, इस मेथड से निकालने के बाद भी हमें मीन वही मिला जो हमें डायरेक्ट मेथड से मिला। बस बातें ये हैं, और आपको रियलाइजेशन ये हो रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना भी आसान है ना। तो यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेसी अपनी ज़्यादा बनती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना मेथड एज्यूम मीन मेथड, जिसके द्वारा मैंने इस डेटा का निकाला मीन। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से कैसे किसी दी हुई ग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा।